Hello guys, this is Hamid Iqbal. Today I am here to present a topic for you people. So today my topic of presentation is about Brewster's law. Brewster's law actually हमारे पास related है polarized light से. जब हम एक unpolarized light को polarized करते हैं with the help of reflection, तो वहाँ पर एक concept involved है, उसे हम Brewster's law कहते हैं. Brewster's law पे जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं लाइट के ऊपर. लाइट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर लाइट इज व्हाट थ्रू व्हिच वी कैन सी. ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है लाइट की. इस डेफिनेशन के बजाय हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे. लाइट के बारे में सबसे पहले हाइगन आया. हाइगन ने कहा कि लाइट हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है. उसने कहा कि लाइट मैकेनिकल वेव है, मगर उस टाइम इसके ऊपर बहुत सी ऑब्जेक्शंस आई, जिसमें सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये थी कि मैकेनिकल वेव के लिए तो मीडियम की जरूरत होती है. बट सन से जो अर्थ की तरफ लाइट आती है तो इसके दरमियान में तो वैक्यूम है. तो फिर हाइगन ने क्या किया, इसने एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कराया जिसे इसने नाम दिया ईथर का. इसने कहा कि ईथर हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जो कि हर जगह पे मौजूद होता है और ये इतना हल्का मीडियम है कि हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते. इस ईथर की वजह से ये लाइट प्रोपेगेट होती है. उसने सिंपल ये कंसेप्ट दिया, बट ये थ्योरी इस बाद में रिजेक्ट हो गई और ये प्रूव हुआ कि लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. जब इस लाइट को स्टडी किया गया, फॉर एग्जांपल ये लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट का, जो कि नॉर्मली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जरूर होता है. तो जब ये देखा गया तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे और ये दोनों इस प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर थे. तो इसी परपेंडिकुलरिज्म की वजह से इसे एक और नाम भी दिया गया, ट्रांसवर्स वेव. इसे फिर हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं. फिर इस लाइट को दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? जब इस लाइट के साथ जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ई इन्वॉल्व है, जब इसकी वाइब्रेशन आर डायरेक्शन में हो तो इस तरह के लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ लाइट है. ये फॉर एग्जांपल इस प्लेन से ये लाइट प्रोपगेट हो रही है. अब अगर हम देखें तो अगर इस प्लेन के अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन तमाम डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा हो, देखो बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन में ये प्रोपगेट हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं. जो ऑर्डिनरी लाइट हमारे पास है, जो सन की ऑर्डिनरी लाइट है सिंपली, वो हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है. फिर इसके बाद हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट है. पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? सिंपली पोलराइज्ड लाइट हमारे पास वो होती है कि जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में प्रोपगेट करे और वो डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होनी चाहिए. मतलब क्या है इसका? यहां पर थोड़ा देखिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइट वेव है जो कि प्रोपगेट हो रही है इस डायरेक्शन में. लेट सपोज ये एक लाइट वेव है जो कि प्रोपगेट हो रही है इस डायरेक्शन में. तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगी, वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी और वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है, तो ये इस तरह भी वाइब्रेट कर सकता है, इस तरह भी. एक टाइम में अगर एक वेव प्लेन पोलराइज्ड होगा, यानी फुली तरह के पोलराइज्ड होगा, तो
सिर्फ वो एक डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में करेगी या इस डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेगी। अब पोलराइजेशन, या जब हम एक लाइट को पोलराइज करते हैं तो ये इसकी इंटेंसिटी के ऊपर भी चेंज आता है, बट हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं अपने ब्रीस्टर्स लॉ के ऊपर। ब्रीस्टर्स लॉ क्या चीज है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या चीज है, ये एक्चुअली दोनों सेम ही चीज है। जो पोलराइजेशन ऑफ बाय रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअली हमारे पास ब्रीस्टर्स लॉ भी है। ब्रीस्टर्स लॉ की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, व्हेन वी इंसिडेंट अरे ऑन अ मीडियम, जब हम एक अरे, व्हेन वी इंसिडेंट अरे ऑन अ मीडियम, जब एक लाइट रे सिंपली हमारे पास एक मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हो, and such that the reflected and refracted ray are perpendicular to each other, and such that the reflected and refracted ray are perpendicular टू ईच अदर। जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड होगी। द रिफ्लेक्टेड रे, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड होगी। मतलब क्या है प्लेन पोलराइज्ड का, कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमारे पास पूरी तरह से पोलराइज्ड होगी, पार्शियली पोलराइज्ड नहीं होगी। तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो एक्चुअली ब्रीस्टर्स एंगल है। और ये लॉ क्या है, ये ब्रीस्टर एंगल है। प्लेन पोलराइज्ड एंड द एंगल फाउंड इज कॉल्ड Brewster's angle, and this law is called what? Brewster's law। इसी लॉ को हम एक्चुअली Brewster's law कहते हैं। देखिए जब भी हमारे पास एक लाइट रे हम किसी मीडियम से पास करते हैं तो वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। अब ये पोलराइजेशन इसकी डिपेंड करती है डिग्री के ऊपर, कि कितने एंगल से हमने ये लाइट रे इंसिडेंट किया है। अगर देखिए जब हम इसके एंगल को चेंज करते जाएंगे तो इसके पोलराइजेशन के ऊपर चेंज आएगी। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके ऊपर ये लाइट रे प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, और उसी पॉइंट को सॉरी गाइस, वीडियो के अंदर ब्रेक आ गई थी। तो ब्रीस्टर्स लॉ पे थे हम, ब्रीस्टर्स लॉ की डेफिनेशन तकरीबन हम कर चुके थे। अब एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मीडियम ईयर है और हमारे पास एक ग्लास है। हम क्या करते हैं, एक लाइट रे आती है ग्लास के ऊपर इंसिडेंट होती है। लेट्स सपोज एक लाइट रे आती है ग्लास के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये लाइट रे दो पॉइंट्स पे स्प्लिट होगी। अब देखिए हमारे पास ये लाइट रे एक रिफ्रैक्ट होगी और एक रिफ्लेक्ट होगी। लेट करो ये लाइट रे हमारे पास अनपोलराइज्ड है जो कि ऑर्डिनरी लाइट है। लेट्स सपोज आर डायरेक्शन में इसकी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन वाइब्रेशन है वो आर डायरेक्शन में, तो ये लाइट रे हमारे पास पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी। पार्शियल पोलराइजेशन का क्या मतलब है, इस लाइट रे के अंदर जो प्रोपगेशन ऑफ वेक्टर है वो तो हमारे पास होगी मगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। क्या मतलब है, टू डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट रे है तो एक इस प्लेन के अंदर हमारे पास डायरेक्शन होगी इसकी वो इलेक्ट्रिक वेक्टर की, और एक इस तरह इसके वर्टिकल है जो आपको शो कर रही है। ये डॉटेड जो है प्लेन के अंदर शो कर रहा है, ये वाला प्लेन के वर्टिकल शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। अब अगर हम क्या करें, इसके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाए, इसकी डिग्री को चेंज करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रे हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, मतलब पूरी तरह पोलराइज्ड हो जाएगी। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो सिर्फ एक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल
हमने इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के अंदर ले ली है। इसी तरह सिंपल यहाँ पर भी हो जाएगा, ये वाली रे भी प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ये रे तब प्लेन पोलराइज्ड होगी जब इन दोनों के दरमियान में ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये एक्चुअली हमारे पास ब्रिस्टल्स लॉ कहता है। तो फिर ये जो एंगल बनेगा इसको हम एक्चुअली ब्रिस्टल्स एंगल कहते हैं। नाउ अब हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा के लिए सेम रहेगा। तो चूंकि ये लाइट में प्लेन पोलराइज है तो मैं इसको IB का नाम दे देता हूं, इसको भी IB। अब लेट ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहां से जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्ट हुई है, यहां से जो लाइट रे हमारे पास है ये रिफ्रैक्ट हुई है। तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास एक्चुअली हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, लेट सपोज ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हर जगह पर इसका जो एंगल होगा ये 90 डिग्री के बराबर होगा। एक साइड के ऊपर इसका जो एंगल है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देखिए नॉर्मल के उस साइड के ऊपर हमारे पास टोटल एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो हमारे पास IB आएगा प्लस इसके साथ ये वाला टोटल एंगल कितना है 90 है, ये वाला टोटल एंगल 90 डिग्री प्लस R, ये हमारे पास ये सारे एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू IB प्लस R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस IB। ये एंगल हमारे पास हमारे काम आएगा। अब जरा यहां पर देखिए ब्रिस्टल्स लॉ, यहां पर जरा देखिए स्नेल्स लॉ से हमें पता है, स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चूंकि हमारे पास एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव मीडियम 1 के बराबर होता है, हमने ये एंगल IB लिया है, तो sin IB इज इक्वल्स टू n2 sin R की जगह पर ये वाला एंगल पुट करेंगे 90 माइनस IB, sin 90 माइनस IB हमने इसकी जगह पर पुट कर दिया है। तो अब यहाँ पर जरा देखिए रीअरेंज कर दें थोड़ा सा, इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो sin IB डिवाइडेड बाय sin 90 माइनस IB अपनी जगह पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n2। अब देखिए साइन और cos फंक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है ये 90 डिग्री का है, तो हमारे पास अगर हम साइन फंक्शन के साथ या 90 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास cos फंक्शन आ जाता है। तो चूंकि यहाँ पर 90 का डिफरेंस है तो sin IB हमारे पास डिवाइड बाय cos IB इसके नीचे आ जाएगा, sin 90 माइनस IB हमारे पास cos IB के इक्वल होता है n2 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये क्या चीज है, sin बाय cos हमारे पास टेंजेंट IB के इक्वल है और n2 अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसी फार्मूले की मदद से हम ब्रिस्टल एंगल को फाइंड कर सकते हैं, और यही लॉ हमारे पास एक्चुअली ब्रिस्टल्स लॉ कहलाती है।